जय जिनेन्द्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम थायराइड की समस्या में क्या फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जो आपकी थायराइड को और बढ़ा देते हैं या आपके थायराइड हार्मोन को सिक्रीट होने में मुश्किल पैदा करते हैं। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसमें हम इस कुछ टिप्स के भी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप आपके थायराइड हार्मोन को नॉर्मल बना सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही केस में आपको कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए और कौन सी गिनी चुनी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो वो आपको काफ़ी मदद करती है थायराइड से लड़ने में, थायराइड की प्रॉब्लम से उबरने में। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहें। क्योंकि मैं इस चैनल पे होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ सारी डिजीज़ की। इसके अलावा डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी आपको जानकारी मिलती है। होम टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं शेयर करती हूँ जो आपकी हर प्रकार की डिजीज़ में आपको हेल्प करती है ईज़ देने में, और साथ ही आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में आपकी मदद करती है और फास्ट रिजल्ट देने में मदद करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड हार्मोन की अगर गड़बड़ी होती है तो दो प्रकार की डिजीज़ आपको देखने को मिलती है, दो प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एक तो हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो TSH हार्मोन होता है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है। रीज़न क्या होता है कि आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है T3 और T4 का हार्मोन या तो कम सिक्रेट करती है या फिर उसके सिक्रेट करने में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, जिससे TSH हार्मोन जो है ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है। दूसरी जो कंडीशन होती है थायराइड के एबनॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन ठीक से स्रावित नहीं हो रहा है, उसमें आपका जो TSH लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। रीज़न ये है कि आपका T3 और T4 हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि उसको बहुत ज़्यादा स्रावित करने लगती है और आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है वो आपके नेक के यहाँ पर स्थित होती है, इस तरह से बटरफ्लाई शेप में ये होती है और ये आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करती है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन हो, हार्ट रेट को भी इवन ये कंट्रोल करती है, आपकी बॉडी की वेट को कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है तो आपका वेट बढ़ने लगता है और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है तो आपका वेट घटने लगता है। इस तरह से अगर हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, चाहे वो कम हो, यानी कि TSH लेवल कम हो आपकी बॉडी में या TSH लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपको कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लक्षणों की बात करें तो दोनों ही कंडीशन में आपको अलग अलग लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन की बात करें तो आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, वेट गेन, जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया ही था कि वेट गेन ज़्यादा होने लग जाता है, आपकी स्किन जो है ड्राई होने लग जाती है, हार्ट रेट जो होती है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, घबराहट सी होने लगती है। इसके अलावा आपको पसीना कम हो जाता है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो नॉर्मल से भी कम पसीना आएगा। आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। आपकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ेगी, वेट गेन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, शरीर में आपको सूजन सी महसूस होने लगेगी, इवन थकान थकान सी और शरीर में दर्द बने रहने की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनको भी काफ़ी सारी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, पैरों में स्वेलिंग जैसी उनको कंडीशन आ सकती है। इवन कई बार अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में आपका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है थायराइड हार्मोन का, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको बच्चे के में भी प्रॉब्लम आए, बच्चा पैदा करने में भी प्रॉब्लम आए या कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़े। तो अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको जो लक्षण होते हैं उसके ठीक उल्टे होते हैं। इसके अंदर आपका वेट जो है वो बहुत कम होने लगता है, आंखें बाहर की ओर निकली हुई दिखती है, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है और पाचन जो है बहुत तेज हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में पाचन कम हो जाता है, इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन यहाँ आपका पाचन इतना फास्ट हो रहा है कि आपको डायरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकती है। इसके अलावा वेट लॉस इतना तेज़ी से होने लगता है कि शरीर बहुत दुबला पतला सा दिखाई देने लग सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में आपको कई बार ट्रेमर्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि आपके हाथ पैर जो है उनमें ऐसे शिवरिंग से आपको देखने को मिल सकती है, इवन पूरी बॉडी में शिवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं ऐसी चीज़ों की जो आपको थायराइड की कंडीशन में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, चाहे आप हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं, चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हैं।
सबसे पहली चीज़ तो गोइट्रोजन्स है। जिन भी खाद्य पदार्थों में गोइट्रोजन्स मिलते हैं वो आपको नहीं खाने चाहिए। गोइट्रोजन्स गोइटर वर्ड से लिया गया है। गोइटर क्या होता है, आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है, अगर ये किसी भी तरह से हार्मोन का इसमें इम्बैलेंस होता है, स्पेशली जब हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट करने लग जाती है तो ये कहीं ना कहीं स्वेल अप हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है, और वो आपको घेंगा एक कंडीशन होती है जिसको हम गोइटर बोलते हैं। इसमें आपकी जो नेक है वो स्वलन दिखाई देने लगती है। इस वजह से इसको गोइट्रोजन्स ही कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ये खाद्य पदार्थ खाते हैं तो आपकी जो नेक है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और घेंगे का या गोइटर का रूप ले लेती है। तो बात करते हैं कि वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो कुछ सब्जियां होती हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हालांकि सब्जियां हर डिजीज़ में आपको मदद करती है, लेकिन थायराइड के केस में कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जैसे कि कैबेज यानी कि पत्ता गोभी आपको नहीं खानी चाहिए। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। इसमें काफ़ी मात्रा में गोइट्रोजन्स होते हैं और ये आपके थायराइड के लेवल को अप एंड डाउन कर देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टार्च वाले जो भी आप फ्रूट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। जो भी वेजिटेबल्स होती है वो आपको नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि आपको स्ट्रॉबेरी, आड़ू नहीं खाना चाहिए, शकरकंद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मात्रा में स्टार्च होता है और गोइट्रोजन्स भी होते हैं, तो ये बिल्कुल चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो सोयाबीन जो होता है ये भी काफ़ी मात्रा में हानिकारक है अगर आपको थायराइड की समस्या है तो। सोयाबीन से बनने वाले कोई भी पदार्थ हुए, चाहे वो सोया मिल्क है, चाहे टोफू है, या वो सोया पनीर है, या सोया बड़ी है, या चाप जिसे बोलते हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो सोया से रिलेटेड कोई भी, सोया स्टिक्स है, तो सोया से रिलेटेड कोई भी, सोयाबीन से रिलेटेड कोई भी अगर फूड प्रोडक्ट्स आप खाते हैं तो यह कहीं ना कहीं आपकी गोइट्रोजन्स हैं और आपकी थायराइड को लेवल को फ्लक्चुएट करते हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको और क्या नहीं खाना चाहिए, तो कैफीन युक्त पदार्थ। कैफीन युक्त पदार्थ चाहे वो चाय हो चाहे कॉफ़ी हो, दोनों में ही कैफीन बहुत ज़्यादा होती है, कैफीन बहुत ज़्यादा होती है, और ये आपको जो थायराइड की मेडिसिन आप लेते हैं उसके भी फंक्शन में बहुत प्रॉब्लम करती है। जैसे कि बोला ही जाता है कि आप खाली पेट एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप खाते हैं तो आप खाली पेट खाएं, तो चाहे आप उसको खाली पेट ले रहे हैं या आप चाय कॉफ़ी के बाद ले रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में जब चाय कॉफ़ी इसके आसपास होती है, यानी कि आधे घंटे के अंतर में अगर हमने दवा लेने के बाद चाय या कॉफ़ी ले ली, तो ये आपकी मेडिसिन के जो एब्जॉर्प्शन में इसमें फ्लक्चुएशन पैदा करेगा। कभी तो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करा देगा और कभी बहुत कम अब्जॉर्प्शन कराएगा। यानी कि अगर आप चाय कॉफ़ी लेना ही चाहते हैं तो मेडिसिन लेने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपको बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। तभी जो मेडिसिन का सिलेक्शन है, जो मेडिसिन की मात्रा है, वो आप सही तरह से डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जब आप रिपोर्ट्स करवाने जाते हैं आधा घंटे बाद ही अगर आप चाय कॉफ़ी वगैरह लेने की आपकी हैबिट से रही है, तो उसकी जो मात्रा होती है स्पेशली एलोपैथिक मेडिसिन की, तो वो मात्रा सही एग्जैक्ट आपको पता नहीं लगेगी, क्योंकि आपके कभी तो जो लेवल है थायराइड का वो कम आएगा और कभी लेवल ज़्यादा आएगा। अगर हम बात करें थायराइड के नॉर्मल लेवल की, तो ये होता है 0.27 से 4.2 के बीच में होता है। अगर TSH हार्मोन आपका कम स्रावित हो रहा है, 0.27 से बहुत कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या हो सकती है, और अगर 4.2 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या हो सकती है। हालांकि हाइपोथायरॉयडिज्म के जब पेशेंट्स आते हैं तो कई बार ऐसा भी बोला जाता है, जैसे 10 के नीचे है तो कई बार उसको फिजियोलॉजिकल माना जाता है और धीरे धीरे कई बार वो अपने आप भी डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन स्पेशली ओल्ड एज में अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आपका थोड़ा सा भी अगर थायराइड लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो आपको मेडिसिन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं और पेशेंट को ट्रबल कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आपका 10 से कम भी है थायराइड का लेवल, तो आपको मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए या और कोई मेजर्स ज़रूर अपनाने चाहिए थायराइड को कंट्रोल करने में, चाहे वो योगा हो चाहे मेडिटेशन हुआ। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं अपने थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने एक वीडियो डाला है थायराइड के ऊपर कि आप क्या मेजर्स अपना सकते हैं उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन से, बताइए जो आपको थायराइड को जड़ से ख़त्म कर सकती है। इसमें स्मॉल टिप्स भी बताए हैं छोटे छोटे से, जो आप फॉलो करके अपने थायराइड को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मसाज भी बताइए मैंने उसमें, और एक मॉर्निंग ड्रिंक भी बताया जो बहुत ही ईजी है, हर कोई कर सकता है।
अपनी थायराइड को जड़ से ख़त्म कर सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमें और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए अगर हमको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। तो रिफाइंड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। रिफाइंड ऑयल क्या होता है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बनाता है और आपके बॉडी में नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है थायराइड को उसको डिस्टर्ब करता है। वैसे भी ये चीज़ तो फैक्ट है कि जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, हम थायराइड को एक बार साइड में भी रख दें तो जितना प्रोसेसिंग किया हुआ चीज़ें होती है, जितनी प्रोसेसिंग पकाई हुई या उसके अंदर बहुत सारी मिलावट की हुई होती है, चाहे वो आप ऊपर से कर रहे हैं चाहे कैसे भी कर रहे हैं, पेस्टिसाइड की मिलावट हो रही है, किसी भी चीज़ की अगर प्रोसेसिंग करी जा रही है, उसको क्लीन किया जा रहा है या उसको मशीनों में निकाला जा रहा है, तो वो जो चीज़ें होती है, अधिकतर चीज़ें ऐसी होती है जो प्रोसेसिंग से आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो यही केस आपका रिफाइंड ऑयल का भी है। रिफाइंड ऑयल ना केवल आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए ख़राब है, बल्कि आपका जो थायराइड लेवल है उसके लिए भी बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको खाना चाहिए कच्ची घानी ऑयल, वो भी मस्टर्ड का। अगर आप कच्ची घानी ऑयल खाते हैं तो ये आपके थायराइड को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी मदद करती है। प्लस ये आपके जोड़ों का दर्द अगर आपके बॉडी में है तो उसको भी ख़त्म करती है। जोड़ों का जो आपका पेन है वो भी इससे जाता है, ना केवल बल्कि आपका अगर सूजन आई हुई है वो भी ख़त्म होता है। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपके जोड़ों को यंग बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है मस्टर्ड का कच्ची घानी ऑयल। और हार्ट की हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। तो ज़रूर आप ये चीज़ अपने डाइट्स में देखिएगा कि आप क्या ले रहे हैं, ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, थायराइड के पेशेंट से बात करते ही हैं कि हम आयोडीन युक्त नमक खा रहे हैं उसके बाद भी हमको प्रॉब्लम आ रही है। तो बात यह है कि आयोडीन की अगर हम बात करें कि आयोडीन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए थायराइड की प्रॉब्लम में, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट होती है। तो मैं यही कहूँगी कि खाना भी चाहिए और नहीं भी खाना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आयोडीन की डेफिशिएंसी है, हालांकि ये माना जाता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण ही थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमेशा ये चीज़ सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपके बॉडी में आयोडीन है लेकिन आपकी थायराइड ग्लैंड जो है उसको यूज़ नहीं कर पा रही है T3 और T4 हार्मोन बनाने में। तो उस कंडीशन में आपको आयोडीन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वाकई अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो रही है, आपने जांचें करवाई है, उसके थ्रू आपको पता चल गया है कि हाँ आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है, उस कंडीशन में अगर आप आयोडीन खाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आयोडीन की अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो 100 से 200 mcg के बराबर होती है। अगर इसके बीच में आपका आयोडीन आ रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर कम आता है तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है। और अगर ज़्यादा आता है 200 से, तो आपकी बॉडी में आयोडीन की अधिकता हो, उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी आयोडीन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बात करें कि आयोडीन युक्त नमक आप खा रहे हैं तो वो बेनिफिशियल है या नहीं। आयोडीन की कमी है, आपको बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इन्वेस्टिगेशन करा के चेक कर सकते हैं। आयोडीन की आपको कमी हो रही है तो अगर आप आयोडीन युक्त नमक खाते हैं तो नो प्रॉब्लम, खा सकते हैं। बट आयोडीन की कमी आपको नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको रॉक साल्ट खाना चाहिए, क्योंकि रॉक साल्ट बेस्ट होता है आपकी हर तरह की प्रॉब्लम के लिए। इवन अगर आपको साथ में बीपी की प्रॉब्लम भी है थायराइड के साथ, तो रॉक साल्ट अगर आप कम खाते हैं तो वो कम नुकसान करता है, क्योंकि उसमें सोडियम का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि नॉर्मल साधारण नमक में आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि थायराइड में आपको खाना क्या चाहिए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, आपकी जो थायराइड ग्रंथि है उससे निकलने वाले सारे में हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसमें आते हैं बीज, हरी सब्जियां में वो सारी सब्जियां बहुत बेनिफिशियल है जो गोइट्रोजेंस नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पालक, कैबेज, फूल गोभी वगैरह आपको नहीं खानी चाहिए। नट्स में अगर बात करें तो आपको मूंगफली भी नहीं खानी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं गोइट्रोजेंस में आती है। तो इसके अलावा जो नट्स होती है, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीज, हरी फलियाँ जो आती है, फलियाँ वाली जो सब्जियाँ होती है वो काफ़ी आपको फ़ायदा करती है। खट्टे फल जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जिनको हम बोलते हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है। ये भी आपको काफ़ी मदद करते हैं आपकी थायराइड से लड़ने में, आपकी थायराइड की प्रॉब्लम से उबरने में।
दालें और डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप खा सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी मदद करते हैं। अगर हम बात करें कि आयोडीन टेस्ट होता कैसे, तो ये यूरिन टेस्ट के थ्रू आपको आयोडीन टेस्ट करवा सकते हैं आप, और उसमें आपको इजीली आयोडीन की नॉर्मल वैल्यू पता चल जाती है, आयोडीन की आपकी बॉडी में क्या वैल्यू है वो आपको पता चल जाती है। तो ये सब रहा कि आपको थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने थायराइड को लेवल को बैलेंस रखने में। तो इन टिप्स के अंदर ये है कि आपको योगा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि योगा जो है वो काफ़ी हद तक आपके थायराइड लेवल को कंट्रोल में करने में मदद करता है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिर को ऊपर नीचे करने से या आपकी थायराइड की जो यहाँ पे स्वेलिंग आती है वो काफ़ी हद तक कम होती है, और आपकी जो थायराइड है उसको स्टिमुलेट करती है हार्मोन्स को सही तरह से स्रावित करने में। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मसाज आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ये जो मसाज होती है कोल्ड कंप्रेस्ड वालनट ऑयल से, अगर यह मसाज रेगुलर बेसिस पे करते हैं 15 to 20 डेज ही अगर आप इस तरह की मसाज करते हैं वालनट कंप्रेस्ड ऑयल से, तो आपको विजिबल होगा कि आपकी जो स्वेलिंग है थायराइड ग्लैंड की वो कम हो रही है, और आपके काफ़ी सारे जो सिम्टम्स हैं उनमें भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर आप पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो नो डाउट आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी ही चाहिए। उसका भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उस वीडियो में कंप्लीट जानकारी है थायराइड से रिलेटेड कि क्या क्या टिप्स आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको मदद मिलती है थायराइड को पूरी तरह से ख़त्म करने में। जैसे कि नॉन स्टिक की जो भी आते हैं कुकवेयर्स आते हैं बर्तन वगैरह, वो नहीं यूज़ करने चाहिए आपको। रेफ्रिजरेटेड चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए, प्लास्टिक की जो चीज़ें रखी होती है खाने की वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको स्टील के बर्तन ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। प्लास्टिक ऐसी काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें मैंने उस वीडियो में की है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा, उससे आपको काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब दे सकूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर भी ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।